पिछले 2 महीने से मई की उस पहले एग्ज़ाम लीक से लेकर आज जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इस पूरे इंसिडेंट को लगातार ट्रैक कर रहा था। जिस वक्त सब लोग सिर्फ टीवी हेडलाइंस पढ़ रहे थे, मैं पर्दे के पीछे चल रहे पॉलिटिकल और एल्गोरिथमिक वॉरफेयर को क्लोजली एनालाइज कर रहा था। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा जो आपको किसी टीवी डिबेट या यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा। मगर उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आपने पिछले कुछ महीनों में नीट और नेशनल एग्जाम के कैंसिल होने की न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी। आपने जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स को पुलिस के डंडे खाते हुए और खून से लथपथ भी देखा होगा। लेकिन टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया ने आपको सिर्फ आधी सच्चाई दिखाई है। ये वीडियो उस सेट किए गए नैरेटिव के बारे में नहीं है। ये एक डीप डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपको एग्जैक्ट प्रूफ मिल जाएगा कि कैसे इस पूरे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को हाईजैक किया गया। आपको पता चलेगा कि दिल्ली के हाइपर सिक्योर ड्रोन मॉनिटर्ड जोन के अंदर पत्थरों से भरा एक कमर्शियल ट्रक आखिर कैसे पहुंचा। आप देखेंगे कि कैसे एक सिविल कपड़ों में पुलिस कांस्टेबल भीड़ में घुसकर बच्चों को पीट रहा था और कैसे जिन लीडर्स के भरोसे बच्चे डंडे खा रहे थे वो खुद एसी गाड़ियों में बैठकर बर्गर खा रहे थे। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे लेफ्ट विंग, राइट विंग, इंटेलिजेंस एजेंसीज और फॉरेन बोट नेटवर्क आपके दिमाग के साथ एक मैसिव इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेल रहे हैं। लेकिन इस पूरे इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल खेल को समझने के लिए हमें ग्राउंड जीरो पर जाना होगा। हमें उस एजुकेशन सिस्टम के हार्डकोर इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा जिसके बिना आप इस पूरे रियोट का असली मोटिव कभी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरे मुद्दे को सिर्फ एक आम पेपर लीक मत समझिए। ये एक ऐसी आग है जो पिछले 20 सालों से सुलग रही थी। मेरी रिसर्च बताती है कि पिछले 20 सालों में देश में 45 से ज़्यादा अलग अलग पेपर लीक हुए हैं। एनटीए का लीक्ड नीट 2026 पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में 1 लाख रुपए में बिका था, जबकि लोअर टीयर एग्जाम्स के पेपर 50,000 रुपए तक नीचे के नेटवर्क्स में बांटे गए थे। लेकिन यूथ इस एग्जाम ट्रैप में फंसता क्यों है? इंडिया में एक बहुत बड़ा झूठ बेचा जाता है कि डिग्री लेने से एक सेटल्ड लाइफ मिलेगी, लेकिन एक्चुअल डाटा, जिसे द ग्रेजुएट पैराडॉक्स कहते हैं, वो बिल्कुल उल्टा है। डाटा कहता है कि कम पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी सिर्फ 3.4% है, लेकिन ग्रेजुएट्स में ये 40% टच कर रही है। यानी आप जितना पढ़ेंगे आपके बेरोजगार होने का रिस्क उतना ही बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई कंप्लीटली छोड़ दो। खैर, एक एनालिसिस ने इस पूरे सिस्टम को एक बहुत एक्यूरेट नाम दिया है, बिस्लेरी वाटर थ्योरी। अगर म्युनिसिपैलिटी का पानी साफ आएगा तो कोई 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल नहीं खरीदेगा। ठीक उसी तरह अगर गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा तो कोई कोचिंग माफियाज को लाखों रुपए नहीं देगा। सिस्टम को इंटेंशनली खोखला रखा गया है ताकि शेडो एजुकेशन इकोनॉमी चलती रहे, जो आज करीब 65,000 करोड़ से लेकर 75,000 करोड़ का बिजनेस बन चुकी है। अब जरा इस डेटा पॉइंट को ध्यान से सुनिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, जो देश के सबसे बड़े एग्जाम करवाती है, उसने पिछले 6 साल में स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठे किए हैं। इन्होंने एक मैसिव प्रॉफिट सरप्लस बनाया है, बजाय इसके कि उस पैसे को अनब्रेकेबल एग्जाम सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगाते। एक ऐसी एजेंसी जिसे 65,000 करोड़ की हैवीली फंडेड प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री के सामने खड़ा होना था, वो इंटरनल ग्रीड का शिकार हो गई। नतीजा, पहले 2024 के नीट एग्जाम में 67 बच्चों के परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आते हैं। एनटीए ने कवर अप करने के लिए ये कहा कि उन्होंने टाइम लॉस के लिए ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लेकिन इन्होंने जो फॉर्मूला यूज किया वो एक 2018 के ऑनलाइन एग्जाम के लिए बना था। इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम का फॉर्मूला ऑफलाइन एग्जाम पर थोप दिया और बिना किसी डिजिटल रिकॉर्ड के अपने मन से मार्क्स बांट दिए, जिसकी वजह से 718 और 719 जैसे इम्पॉसिबल स्कोर सामने आए। लेकिन 2026 का लीक इससे भी बड़ा और डायरेक्ट था। 2026 आते आते तो एनटीए के अपने ही पेपर सेटर पीवी कुलकर्णी ने क्वेश्चन पेपर निकालकर पुणे के कोचिंग माफियाज को बेच दिया। और सिर्फ एनटीए नहीं, सीबीएसई का ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल भी फेल हुआ। इन्होंने इवैल्यूएशन का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया जिसने 2019 में तेलंगाना बोर्ड में डिजास्टर किया था। और इनका नया सिस्टम इतना थर्ड क्लास था कि एक 19 साल के एथिकल हैकर निसर्गा अधिकारी ने उसकी सिक्योरिटी फ्लॉज को आसानी से एक्सपोज कर दिया। जब बच्चों की मेहनत इस तरह कचरे में जा रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग में फेक डिग्रीज पर कमेंट करते हुए चीफ जस्टिस के द्वारा पैरासाइट और कॉकरोचेस जैसे शब्दों का यूज किया गया।
There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. So there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them RTI activists, some of become another activists. And they बस यही वो टिपिंग पॉइंट था। 16 मई 2026 को अभिजीत दीप के नामक एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट ने इस स्लर को अपना लिया और कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी। लॉजिक क्लियर था, जब सिस्टम ने हमें कीड़ा मकोड़ा मान लिया है तो अब हमें ह्यूमिलेट नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने इंस्टाग्राम के नए एल्गोरिदम का ब्रिलियंटली यूज किया। इन्होंने ट्रायल रील्स बनाई और अपना फोकस पब्लिक लाइक्स पर नहीं बल्कि डार्क सोशल यानी डायरेक्ट मैसेज शेयर पर रखा। ट्रेडिशनल मीडिया को बाईपास करके इन्होंने सिर्फ कुछ हफ्तों में 22 मिलियन फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए और ये डिजिटल गुस्सा अचानक से न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर फिजिकल प्रोटेस्ट में बदल गया। लेकिन बिना मोरल डायरेक्शन के इतनी बड़ी भीड़ एक मॉब बन सकती थी। 28 जून 2026 को लद्दाखी क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक वहां पहुंचे और उन्होंने इनडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। वांगचुक की एंट्री ने इस पूरे मूवमेंट को एक डिसिप्लिन गांधीयन मोरल शील्ड दे दी, जिसे सरकार आसानी से फ्रिंज एलिमेंट कहकर डिसमिस नहीं कर सकती थी। ग्राउंड रियलिटी क्या थी? सोशल मीडिया पर प्रो गवर्नमेंट अकाउंट ने अफवाह फैलाई कि यह प्रोटेस्ट फॉरेन फंडेड है और बच्चे वहां बैठकर ऐश कर रहे हैं। लेकिन मेरी डीप इन्वेस्टिगेशन और ग्राउंड फुटेजेस एनालाइज करने के बाद सच्चाई कुछ और निकली। प्रोटेस्ट में खाना फॉरेन फंडिंग से नहीं बल्कि लोकल गुरुद्वारे के लंगर और आम सिटीजन के डोनेशन से आ रहा था। सोनम वांगचुक ने लगातार 26 दिनों तक अपना फास्ट मेंटेन रखा, जिसमें उन्होंने 8 से 10 किलो वजन लूज किया। यह स्ट्रगल 100% जेन्युइन और ऑर्गेनिक था और क्रूशल डेवलपमेंट यह है कि 23 जुलाई 2026 को सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिन हंगर स्ट्राइक ऑफिशियली खत्म कर दिया है। उन्होंने फेडरल मिनिस्टर्स की प्रेजेंस में अपना फास्ट तोड़ा। वांगचुक ने खुद बोला कि उन्होंने ये स्टेप लंबे नेगोशिएशंस और देश में वायलेंस होने के खतरे को देखते हुए उठाया है। लेकिन वांगचुक के फास्ट तोड़ने के बावजूद सीजेपी के फाउंडर्स अभिजीत दीपके और सौरभ दास ने साफ बोला है कि उनका नेशन वाइड प्रोटेस्ट तब तक नहीं रुकेगा जब तक एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिशियली रिजाइन नहीं कर देते। लेकिन यहीं पर इस मूवमेंट की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी सामने आई। जिस वक्त ग्राउंड पर आम स्टूडेंट्स डंडे खा रहे थे, उनके सर फूट रहे थे, तभी एक ऐसी फुटेज सामने आई जहां सीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन विजेता दहिया आराम से गाड़ी में बैठकर बर्गर खा रहे थे। जब कुछ एंग्री स्टूडेंट्स ने उनसे सवाल पूछा तो इन्हीं लीडर्स ने सोशल मीडिया पर डिफेंस वीडियो बनाकर प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स को ही फूल्स कह दिया और कहा कि क्या तुमने मुझे इलेक्ट किया है जो मैं जवाब दूं। आप गई प्रोटेस्ट में है, आपने सबको बुलाया, आप गई क्यों? आप गलत बात है यार। तुम्हें पता है कि मैं मार्च में था या नहीं था? मार्च थी, उसके बाद मैं घर गया हूँ। और सुनो एक बात, एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्ट होना? मैंने बर्गर क्यों खाया आज का बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हुई है, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। बहुत ज्यादा मुझे भूख भी लगी हुई थी और कुछ आप अच्छा सा खा लो तो मन को अच्छा लगता है। इतना ज्यादा टैक्सिंग था, 2 रात से मैं सोया नहीं हूँ। जो लोग प्रोटेस्ट में थे उन्हें सब दिख रहे हैं, जो ये सब बकवास कर रहे हैं ना वो घर बैठ के बकवास कर रहे हैं। कोई प्रोटेस्टर अगर बर्गर खा ले, किसान अगर पिज्जा खा ले तो तुम्हें दिक्कत हो जाती है। रूबी का लिया क्या तुम्हें कहते हैं यहाँ पे तो पिकनिक चल रही है तो ना करें, मर जाए। हाँ फिर कह रहे हो कि अच्छा मार्च में, तुम्हें पता है कि मैं मार्च में था या नहीं था? मार्च थी, उसके बाद मैं घर गया हूँ। और सुनो एक बात, एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्ट होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया इस पोजीशन के लिए, 1.5 महीना हो गया इसमें मुझे लगे हुए, 1 पैसे का मैं काम नहीं कर पाया। और जो लोग हैं ना जिनके अंदर थोड़ी सी भी फीलिंग है वो ये बात समझते हैं, कहते हैं अरे सर आप फिर काम वाम नहीं करते कर रहे अभी तो कैसे चलता है। अब वैसे लोग जब मुझे कहीं पे मिल जाए ना वो कहते हैं अरे सर आप कमाल कर रहे हो, शैल आई एंट्रीट यू टू छोले भटूरे। अभी जस्ट एक बंदा मिला था पुनीत मिश्रा, ही सेड दैट। हालांकि मैं छोले भटूरे भी नहीं खाता क्योंकि बहुत डीप फ्राइड होते हैं, बट एनीवेज तो जिन लोगों के अंदर वो फीलिंग है ना तो देखते हैं कि बंदा 1.5 महीने से यहाँ पे है और वो आपको अकाउंटेबल नहीं ठहराते, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारी जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं और मैं खाऊंगा बर्गर। हालांकि बाद में सीजेपी ने उन्हें सैक कर दिया, पर डैमेज हो चुका था। यह क्लासिक इंटेलिजेंस पैटर्न है। ऐसे प्रोटेस्ट में बैल्कनी लीडर्स हमेशा खुद को डायरेक्ट फिजिकल हार्म से सेफ रखते हैं। वो सेफ डिस्टेंस से माइक पकड़कर भीड़ को भड़काते हैं और जब पुलिस आती है तो ये गायब हो जाते हैं। एक तरफ 60 साल के सोनम वांगचुक और हजारों स्टूडेंट्स फिजिकली सफर कर रहे थे और दूसरी तरफ ये डिजिटल लीडर्स अपनी पीआर इमेज बिल्ड करने और गाड़ियों में बर्गर खाने में लगे थे। जब ये प्रोटेस्ट बड़ा हुआ तो इसका एक मैसिव जियोपॉलिटिकल एंगल बनाया गया। प्रो इस्टेब्लिशमेंट वॉइसेस ने इसे प्योरली एक फॉरेन टूल किट ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया। इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क के हिसाब से
पूरी दुनिया इस वक्त एक वॉर लाइक एनवायरनमेंट से गुजर रही है। वार्निंग आई कि कैसे MI6 और CIA जैसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने नेपाल और बांग्लादेश में गवर्नमेंट्स गिराई। बांग्लादेश के स्टेबिलिटी क्राइसिस के बाद एक्सपर्ट्स ने वार्न किया कि इंटरनल अनरेस्ट कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा रिस्क बन सकता है। इन थ्योरीज के हिसाब से फॉरेन बैक्ड एजिटेटर्स इन मासूम स्टूडेंट्स को पियादों की तरह यूज कर रहे थे। लेकिन इस टूलकिट थ्योरी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा ड्रिवन काउंटर लॉजिक भी है। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि CJP और वांगचुक किसी फॉरेन एंटिटी से इनडायरेक्टली फंडेड थे। लेकिन उनकी मांग क्या थी? उनकी डिमांड थी कि NTI ठीक हो, पेपर लीक रुके और एजुकेशन सिस्टम करप्ट ना रहे। अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सच में ठीक हो जाता है तो इसमें चाइना, पाकिस्तान या अमेरिका का क्या फायदा है? पेपर लीक बंद होंगे तो फायदा सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है। इसलिए जेन्युइन मुद्दे को सिर्फ फॉरेन फंडेड बोलकर डिसमिस करना स्टेट की अपनी कमियों से भागने का एक आसान रास्ता है। साथ ही अकाउंटेबिलिटी की एक बहुत डीप मैक्रो इकोनॉमिक रियलिटी होती है। हम एक बिस्किट पैकेट से लेकर पेट्रोल तक पर इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। उसी टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट का डेली एक्सपेंस चलता है। अगर हम अपना टैक्स दे रहे हैं लेकिन एक एवरेज बच्चे का एग्जाम पेपर करप्शन की वजह से 5 लाख रुपए में बिक जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। जनता सड़क पर इसलिए नहीं आती क्योंकि कोई फॉरेन पावर उन्हें पैसे दे रही है, वो इसलिए आती है क्योंकि उनका पेशेंस खत्म हो चुका है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। सरकार की E20 फ्यूल पॉलिसी। पुरानी गाड़ियों में बिना पूछे E20 फ्यूल डाल दिया गया। इंजन भले ही तुरंत ना टूटे पर मिडिल क्लास की जेब पर 3 से 5% माइलेज ड्रॉप और इंजन पार्ट्स के वियर एंड टियर का एक साइलेंट टैक्स थोप दिया गया है। हाल ही में रायपुर कंज्यूमर कोर्ट का एक लैंडमार्क फैसला इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब एक आम आदमी इस फाइनेंशियल और सिस्टमैटिक टॉर्चर से थक जाता है तो वो सिस्टम से जवाब मांगता है। हालांकि ये चीज पॉसिबल है कि इन प्रोटेस्ट का फायदा फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया को अंदर से डीस्टेबलाइज और अनस्टेबल बनाने के लिए कर सकती है, पर पूरी तरह से प्रोटेस्ट को फॉरेन फंडेड बता देना यह स्टेट की अपनी कमियों को छुपाने का एक बहाना है। अब आते हैं उस रात पर जिसने इस नैरेटिव को फिजिकल वॉर में बदल दिया। सोनम वांगचुक के फास्ट के दौरान ही 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने मिडनाइट क्रैकडाउन एग्जीक्यूट करके उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट किया था। स्टेट ने इसे अरेस्ट नहीं बल्कि मेडिकल इंटरवेंशन कहा। पुलिस उन्हें सीधा IPC 309 के अंडर अरेस्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने हंगर स्ट्राइक को इफेक्टिवली डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। इसलिए इन्होंने BNS यानी भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 226 का लूपहोल निकाला और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का हवाला देकर बिना किसी वारंट के उन्हें फोर्सफुली इवैक्यूएट कर लिया ताकि वो पब्लिकली एक पॉलिटिकल मार्टियर ना बन सकें। स्टेट ने सिर्फ लीडर्स को नहीं पूरे मूवमेंट को फ्रीज करने का प्लान बनाया। CJP 50 से 500 रुपए के माइक्रो डोनेशन पर चल रही थी, लेकिन जब हजारों छोटे छोटे ट्रांजैक्शन एक साथ UPI पर आए तो बैंक्स ने AI फ्रॉड एल्गोरिथम्स और AML प्रोटोकॉल्स ने इसे स्मर्पिंग का पैटर्न्स मानकर अकाउंट्स लॉक कर दिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने CJP को अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्संस मानकर करीब 40% टैक्स लायबिलिटी ठोक दी ताकि उनके पास लॉजिस्टिक्स का पैसा ही ना बचे। लेकिन जुलाई के इन फाइनल फेज में स्टेट सबोटाज का जो लेवल दिखा है वो मेरी स्टेट सप्रेशन थेसिस को 100% वैलिडेट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जंतर मंतर के 1.5 किलोमीटर रेडियस में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया और हाई पावर इंटरनेट जैमर्स एक्टिवेट कर दिए। ये एक डिजिटल आयरन कर्टन था ताकि CJP के लोग लाइव स्ट्रीम ना कर सकें और ग्राउंड रियलिटी छुपा सकें। इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो ने 17 मेजर मेट्रो स्टेशंस जिसमें राजीव चौक, पटेल चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे सेंट्रल हब शामिल हैं उन्हें कंप्लीटली शट डाउन कर दिया ताकि स्टूडेंट्स फिजिकल प्रोटेस्ट तक ना पहुंच सकें। लेट नाइट हेवी लाठीचार्ज और टीयर गैस डिप्लॉय किए गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस ने कैरिकुलर निकालकर स्टूडेंट्स को लीगल एक्शन और एकेडमिक सस्पेंशंस की धमकी दी कि वो जंतर मंतर से दूर रहें। और इसी हाइपर सिक्योर ड्रोन मॉनिटर्ड जोन में 30 जुलाई की सुबह 7:16 पर पत्थरों से भरा एक कमर्शियल ट्रक और एक तोड़ी हुई वैन मिलती है। सवाल वही है, 15 ड्रोन मॉनिटर्ड सिक्योरिटी जोन्स और CAPF चेक पॉइंट्स को बाईपास करके पत्थरों का ट्रक डायरेक्ट एपिसेंटर तक कैसे आया, वो भी बिना किसी इनसाइडर क्लियरेंस के। ये क्लियर कट एजेंट प्रोवोकेटर ऑपरेशन दिखाता है ताकि प्रोटेस्ट को वॉलेंट डिक्लेयर करके डंडे बरसाए जा सकें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही थी जिसमें सफेद शर्ट पहने सिविल आदमी बच्चों को पीट रहा था। वो दिल्ली पुलिस का ही एक्टिव कांस्टेबल चौधरी हनी डागर निकला। इसके अलावा भीड़ में रेडिकल एलिमेंट्स भी घुसे थे।
इन्फिल्ट्रेटर्स और फॉरेन लिंक्ड नेटवर्क्स जैसे यूएस का ओस्मान फैजान अली बच्चों के गुस्से को यूज कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ असली स्टूडेंट्स अरेस्टिंग ऑफिसर्स पर गुलाब की पत्तियां फेंककर नॉन वायलेंस दिखा रहे थे। सरकारी गाड़ियां टूट रही थी, एम्बुलेंस दौड़ रही थी, स्टूडेंट्स खून से लथपथ थे। इतना सब होने के बाद भी सरकार ने उस एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? मुद्दा वही क्यों नहीं खत्म कर दिया? इसका जवाब है कोल्ड हार्ड रियल पॉलिटिक्स। धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा में बीजेपी के सेंट्रल ओबीसी एंकर फेस हैं। बीजेपी को ईस्ट इंडिया में अपनी पावर होल्ड करनी थी। एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दबाव में आकर अपने सबसे बड़े ओबीसी लीडर को निकालना उनके लिए इलेक्टोरल सुसाइड होता। साथ ही अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर पब्लिक प्रेशर में फायर होता है तो वह डिस्ग्रंटेड होकर मिनिस्ट्री के अंदर के डीप रूटेड स्कैम्स एक्सपोज कर सकता है। और तीसरा रीजन प्रेसिडेंट सेट करने का था। आज एक मिनिस्टर तो कल दूसरा, इसलिए सरकार ने स्ट्रेटजी ऑफ एट्रिशन अपनाई। लेकिन जुलाई 2026 के इन दिनों में ऐसी दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन्होंने इस स्टैंड ऑफ को सुप्रीम पॉलिटिकल लेवल पर पहुंचा दिया है। पहला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आखिरकार नीट यूजी 2026 कंट्रोवर्सी पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने एक वीडियो मैसेज रिलीज करके पब्लिक एंगर को एक्नॉलेज किया और अनाउंस किया कि सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने के लिए एक ड्राफ्ट बिल ला रही है जिसमें पेपर लीक माफियाज पर मैसिव क्रिमिनल पेनल्टीज और जेल टर्म्स लगाए जाएंगे। दूसरा और सबसे बड़ा डेवलपमेंट 25 जुलाई 2026 को वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पार्लियामेंट में यूनाइटेड ऑपोजिशन के प्रेशर और जंतर मंतर पर यूथ के ना रुकने वाले जज्बे के आगे सरकार को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़े। धर्मेंद्र प्रधान ने एजुकेशन मिनिस्टर के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। सरकार की स्ट्रेटजी ऑफ एट्रिशन यानी बच्चों को थकाने की नीति यूथ की जिद के आगे पूरी तरह हार गई। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? अलेक्जेंडर द ग्रेट का एक बहुत फेमस कोट है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय अ शीप, आई एम अफ्रेड ऑफ आर्मी ऑफ शीप्स लेड बाय अ लायन। इंडियन यूथ वो शेर थे जो पूरी ताकत से सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी के लिए आगे आए, लेकिन उन्हें लीड करने वाली वो भेड़ उन्हें आगे कर खुद बर्गर खाते हुए सेफ निकल गई। लेकिन इन बच्चों ने अपनी हिम्मत से एक ऐसी स्टेट मशीनरी को झुका दिया जिसे हराना नामुमकिन लग रहा था। ये इस देश के यूथ की एक बहुत बड़ी जीत है। अब वक्त है कंक्लूजन का, और यहाँ मैं किसी पार्टी की साइड नहीं लूंगा। मेरी सीधी बात बीजेपी गवर्नमेंट और उनके सपोर्टर से है। आपने एक मिनिस्टर का इस्तीफा तो ले लिया है, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? आपको पावर में इसलिए लाया गया था क्योंकि पहले की सरकारों में करप्शन और अपीजमेंट की हद हो चुकी थी। आप चेंज लाने का वादा करके आए थे, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो चीज़ें बदल नहीं रही हैं। आप लोगों से E20 पेट्रोल के नाम पर इंजन पार्ट डिग्रेड करने वाला टैक्स वसूल रहे हैं। आप राम मंदिर और सेंटिमेंट्स के नाम पर वोट मांगते हैं और फिर वहीं स्कैम हो जाते हैं। एक तरफ तो देश का यूथ से देश को आगे बढ़ाने की उम्मीद की जाती है, लेकिन पर्दे के पीछे उसी यूथ के एग्जाम लीक हो जाते हैं। हाईवे से लेकर हॉस्पिटल्स तक, एजुकेशन से लेकर एनवायरनमेंट तक, हर सेक्टर में करप्शन ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चलता था। मैं अपनी एनालिसिस से ये क्लियर कर दूं, आज लोग आपको इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि उनके सामने कोई स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर आपने लोगों को जस्टिस नहीं दिया और अपने इन माफियाज को ख़त्म नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब आपकी गवर्नमेंट इंटरनल फ्रस्ट्रेशन से ही कोलैप्स कर जाएगी। आप खुद उन लोगों को वापस पावर में ला देंगे जो इसके शायद लायक भी नहीं है, सिर्फ अपनी वीकनेसेस और इन पॉलिसीज़ की वजह से। और आखिरी बात इस देश के स्टूडेंट्स और व्यूअर्स से, ये दौर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है। प्रोटेस्ट के दौरान AI वॉइस क्लोनिंग, MHA के इंटरनेट जैमर्स और पुराने दंगों की फुटेज को लाइव स्ट्रीम बताकर वायरल किया गया, जिसने ग्राउंड कोऑर्डिनेटर्स और आम जनता दोनों को कंफ्यूज कर दिया। लेफ्ट विंग अपना एजेंडा चलाएगा, आपको रोते हुए बच्चे दिखाकर पूरे सिस्टम को पैसिफिस्ट बोलेगा। राइट विंग अपना एजेंडा चलाएगा, 10 सेकंड के रेडिकल स्लोगन दिखाकर हर स्टूडेंट को टेररिस्ट और टूल किट डिक्लेयर कर देगा। और इन सब के बीच फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना खेल खेलेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इंडिया एक सुपर पावर बने। इसलिए इंटरनेट पर दिखने वाली हर चीज़ पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। ये इस्तीफा एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन ये आखिरी मंजिल नहीं है। सोनम वांगचुक का 26 दिन का फास्ट और आपका लाठी खाना बेकार नहीं गया, लेकिन असली जस्टिस तब मिलेगा जब वो लोग पकड़े जाएंगे जो इसके पीछे हैं। वेरीफाई कीजिए, किसी भी कंक्लूजन पर जल्दी मत पहुंचिए। ये 100% सच है कि इस मूवमेंट में स्टूडेंट्स को यूज किया गया। कुछ करप्ट लीडर्स ने बच्चों को आगे कर अपनी नेतागिरी चमकाई, लेकिन जिस कॉज के लिए सोनम वांगचुक 26 दिन स्ट्राइक पर बैठे, जिस मुद्दे के लिए वो आम बच्चे लाठी खा रहे थे, वो कॉज 100% सही था। एग्जाम लीक कोई फौरन साजिश नहीं, हमारे खुद के सिस्टम की फैली हुई बीमारी है, और इस बीमारी का फायदा उठाना फॉरेन एजेंसीज को बहुत अच्छी तरह आता है।
हमें उन लोगों को ढूंढकर सजा दिलवानी होगी जो इसके पीछे हैं, चाहे वो फॉरेन फंडेड एजिटेटर्स हों, चाहे गाड़ियों में बर्गर खाने वाले वो फेक लीडर्स हों, चाहे सिविल ड्रेस में बच्चों को पीटने वाले वो पुलिस वाले हों, या हमारी अपनी सरकार में वो नेता हों जो पेपर लीक माफियाज को बचा रहे हैं। जस्टिस उन आम बच्चों को मिलना चाहिए जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई है। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे शार्प, क्योंकि चीज़ें वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी वो स्क्रीन पर दिखती हैं। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स पिक्चर चल रही होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।